सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाट यू फील कनेक्टेड विद। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हिंदी पेडागोजी के कुछ क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। कैसा पेपर आता है, आ रहा है पिछले कई बार से। ऑनलाइन के बाद थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है बट सिलेबस आपका सेम ही है, दोनों ही लैंग्वेजेस का। चाहे आपने लैंग्वेज 1 ली हो, लैंग्वेज 2 ली हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पेपर 1 हो, पेपर 2 हो, सिलेबस सेम ही है। तो स्टार्ट करेंगे, समझेंगे। क्लास शुरू नहीं हुई है क्या देखना अभी तक? चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है और आप फटाफट से जवाब देंगे। जस्ट 15 क्वेश्चंस करेंगे। एक सेट उठाया है जो इस बार आया हुआ है उसको, कि पेपर ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत ऊटपटांग नहीं पूछा है, जिस तरह से पूछ रहे हैं क्योंकि कुछ चीज़ें इन्होंने नई ऐड कर ही दी थी वही है। तो स्टार्ट करें, समझें कहानी क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 पोल में जवाब दीजिएगा। जब हम यह कहते हैं कि भाषा यादृच्छिक है ना, देखिए हिंदी, इंग्लिश या कोई भी, जो भी आपने दोनों लैंग्वेज ली है, दोनों बिल्कुल सेम आती हैं जब से पेपर ऑनलाइन हुआ है। ये बात हम बहुत पहले पकड़ चुके हैं और इस पर चर्चा कर चुके हैं कि ये क्या है, ट्रांसलेट करके दोनों ही लैंग्वेजेस को दे देते हैं। अगर आपने हिंदी इंग्लिश ली हुई है तो क्वेश्चन सेम होंगे, बस ट्रांसलेटेड होंगे, हिंदी वाले इंग्लिश में, इंग्लिश वाले हिंदी में। तो आपके वो टॉपिक्स क्लियर होना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, आपकी इस चक्कर में हुआ क्या है कि कुछ इंग्लिश पेडागोजी के ऐसे टॉपिक्स हैं जो पहले हिंदी में नहीं आते थे बट अब आते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है कि समझें। जैसे लैंग्वेज क्या है, आर्बिट्रेरी होती है, ये आर्बिट्रेरी को यादृच्छिक कहते हैं हिंदी में। ये क्वेश्चन जन्म जन्मांतर से, जब से सीटेट है तब से बहुत बार पूछा जा चुका है। ठीक, तो समझेंगे फटाफट, देखते हैं क्या कहानी है। पोल में जवाब दीजिए। भाषा यादृच्छिक है, इसका क्या मतलब है या इससे क्या तात्पर्य है, ये पूछा है। पहला ऑप्शन है, भाषा पहले से निर्धारित सिद्धांतों का पालन करती है, यानी कुछ रूल्स होते हैं जिनको फॉलो करती है लैंग्वेज। चलो होते हैं रूल्स, लेकिन वो तो भाई सिद्धांतों के अनुसार चलती है, नियम के अनुसार चलती है, उसमें आ गया यादृच्छिक है, इसका मतलब तो यहाँ पे नहीं लग रहा। सेकंड ऑप्शन है, भाषा के शब्दों और उनके अर्थों के बीच अंतर्निहित संबंध है, यानी कोई इनहेरेंट रिलेशन है कि कोई शब्द क्यों है, यानी इस पेन को पेन क्यों कहते हैं, इसके बीच में कोई संबंध है नहीं। अंतर्निहित संबंध नहीं होता है, इसका जस्ट ऑपोजिट ही यादृच्छिक कहलाता है, स्वतंत्र है, स्वच्छंद है भाषा। अगर मैं कहूं, शब्दों और उनके अर्थों के बीच संबंध किसी ठोस कारण पर आधारित है, ना कि बस यूं ही है, कोई ठोस कारण नहीं है। शब्दों और चीजों के बीच में जो मीनिंग है उसका कोई मतलब नहीं है। मन किया पेन कह दिया, टेन कह देते तो टेन हो जाता है। कोई खास संबंध, ऐसा सच ठोस संबंध नहीं होता कि इस ग्लास को ग्लास क्यों कहते हैं, कोई मतलब नहीं है, बना दिया बस, बात खत्म। ठीक, फिर आते हैं नेक्स्ट। फोर्थ है, भाषा के शब्दों और उनके अर्थों के बीच किसी प्रकार का अंतर्निहित संबंध नहीं है। ये बात एकदम सही है कि जो शब्द हैं और जो अर्थ हैं, कोई इनहेरेंट मीनिंग नहीं है, कोई अंतर्निहित। ये मैं इंग्लिश में क्यों बता रही हूं, क्योंकि पेपर में ट्रांसलेटेड ही मिलेगा। संस्कृत में भी यही क्वेश्चन होगा, बस संस्कृत में हो जाएगा वो। ठीक, तो भाषा जो भी आपने ली है, दोनों भाषाओं में सेम ही क्वेश्चन आ रहे हैं पिछले कई बार से। ऐसा कोई रूल नहीं है कि हमेशा ही आएंगे, बट पिछले कई बार से आ रहे हैं। ठीक, जब से पेपर ऑनलाइन हुआ। तो भाषा के शब्दों और उनके अर्थों के बीच किसी प्रकार का अंतर्निहित संबंध नहीं है, ये बात एकदम सत्य है कि कोई इनहेरेंट मीनिंग नहीं होता। इस पेन को पेन क्यों कहते हैं, टेन कह देते तो टेन हो जाता, यानी कोई इनहेरेंट मीनिंग कुछ होता नहीं है। इसलिए लैंग्वेज आर्बिट्रेरी है, स्वच्छंद है, यादृच्छिक है, अगर हम कहें तो, है ना। क्लियर है बात? बहुत बढ़िया। तो सिद्धांतों का पालन करती है, हाँ करती है, लेकिन वो फिर अलग भाषा के प्रिंसिपल्स से क्वेश्चन है, ये भाषा के सिद्धांत। तो भाषा के सिद्धांतों या भाषा की विशेषताएं अगर मैं कहूं तो भाषा की विशेषताओं में आता है कि भाषा नियमों का पालन करती है, रूल गवर्न सिस्टम है एक। लेकिन यादृच्छिक का मतलब ये नहीं है। तो ये अपने आप में सही है फर्स्ट ऑप्शन, लेकिन इसके बारे में सही नहीं है जो पूछा गया है क्वेश्चन में। तो जो पूछा गया है क्वेश्चन में, उसी को दिन रात समझ करके, बिल्कुल अंतिम बात वही है, जो पूछा है उसका जवाब देना है, अपनी मर्जी से नहीं कुछ भी जवाब दे देना। अंतर्निहित संबंध है नहीं, अंतर्निहित संबंध नहीं होता है, उसको यादृच्छिक कहते हैं। ठोस कारण नहीं है, उसको यादृच्छिक कहते हैं। तो ये दोनों ऑप्शन वैसे गलत हो गए। बचता क्या है अपने पास, यही बचता है ना। तो कमल कमल लिख रहे हैं आप, अब वो कमल को अगर समल लिख देते, मतलब उस कमल का नाम समल कर देते, मेरा नाम कुछ और रख देते घर वाले, क्या फर्क पड़ता है, कोई इंटरनल मीनिंग थोड़ी है उस चीज का, वो अपने लिए कोई बना ले, बात अलग है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, किसी टॉपिक पर मानस मंथन करने के बाद, मानस मंथन क्या होता है, ब्रेनस्टॉर्मिंग। साथ में ये इंग्लिश टर्म्स भी पता होना जरूरी है, आपके लिए इजी हो जाएगा पेपर सॉल्व करना। किसी टॉपिक पर मानस मंथन करने के बाद भी एक बालिका अपने आप से अनुच्छेद नहीं लिख पा रही है, अनुच्छेद बोले तो पैराग्राफ, तो एक बच्ची है जो पैराग्राफ नहीं लिख पा रही है ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के बावजूद। आपने सोच लिया, विचार लिया, आपको कहा गया भाई निशा के लिए बर्थडे पे लेटर लिखना है, अब मैंने मानस मंथन किया, दिमाग में कुछ आ नहीं रहा है ना, और अच्छा तो बिल्कुल नहीं आ रहा है, तो अब मैं अनुच्छेद लिखूं कैसे, है ना। तो यानी मैं पैराग्राफ कैसे लिखूं, ये स्थिति है एक बालिका की। नहीं, मैं मजाक कर रही थी, दिल पे लगे, निशा अभी पोल नहीं देंगी, नेक्स्ट नाराज हो जाएंगी। हालांकि वह वयस्क या सहपाठी के मार्गदर्शन में लिख लेती है, लेकिन कोई बड़ा अगर मेरी मदद कर दे, जिसको पता हो निशा की कुछ अच्छी विशेषताएं,
तो मेरे से लिखा जाएगा। ऐसा होता है ना कई बार कि बच्चा अकेला नहीं क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहा, बट उसको अगर हेल्प मिल जाए टीचर की, दोस्त की, तो हो पाता है। जैसे कई बार नहीं होता कि जब हम बचपन में पढ़ते थे और हमें कोई क्वेश्चन सुनने को कह दिया मम्मी ने या किसी ने भी आसपास, तो हम कहते थे या दोस्त ने कि मम्मी एक शुरुआत की लाइन बता दो बस याद आ जाएगा। तो वो हेल्प है कि सहपाठी से मार्गदर्शन में लिख पा रहा है बच्चा। इस प्रकार के मार्गदर्शन को क्या कहेंगे? ये जो मार्गदर्शन है, ये जो गाइडेंस है, ये जो हेल्प है, इसको क्या कहेंगे? सिंपल क्वेश्चन। अगर आप एक लैंग्वेज बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं तो दूसरी का आपका सॉल्यूशन अपने आप निकल जाएगा, बशर्ते आपको वोकैबुलरी पता हो। यानी ये जो मार्गदर्शन है इसको गाइडेंस कहते हैं। और अभी जो पिछले क्वेश्चन में हमने किया, जो यादृच्छिक का मतलब आर्बिट्रेरी होता है, बस इतना आपको पता होगा ट्रांसलेशन, तो आपका दोनों ही लैंग्वेजेस बिल्कुल सेफ सिक्योर तरीके से आप कर पाएंगे अटेम्प्ट। ठीक, फोन मत चलाओ तुम बिल्कुल भी, लैपटॉप पे ध्यान दो, मैं डिस्ट्रैक्ट हो रही हूँ। देखेगा एक बार। तो टीम शिक्षण कहेंगे इसको? नहीं, ये मदद है, स्कैफोल्डिंग जिसको वाइगोत्स्की कहते हैं, कि अस्थायी मदद है, जहां बच्चा अटके उसको वहां मदद दो, तो वो स्कैफोल्डिंग हो गई। उसका सहपाठी उसको मदद दे रहा है जो उससे खुद से नहीं हो पा रहा था, है ना। आप पेपर खुद से ही सॉल्व करके आएंगे, बस आप ये वीडियो देख करके बैच में एडमिशन लेकर के क्या ले रहे हैं? स्कैफोल्डिंग ले रहे हैं, एक अस्थायी मदद ले रहे हैं जो आपको पेपर में हेल्प करेगी। अभी वो टेम्परेरी हेल्प है। सहपाठी शिक्षण नहीं, सहपाठी शिक्षण नहीं है, यहां पे लिख बच्चा ही रहा है। सहपाठी थोड़ी, उसका फ्रेंड थोड़ी ना उसको सिखा रहा है या पढ़ा रहा है, वो तो हेल्प कर रहा है बस। तो ये मार्गदर्शन, मदद या स्कैफोल्डिंग या पाड़ या ढांचा कहलाएगी, सहपाठी परामर्श नहीं। इसका एग्जैक्ट जो टर्मिनोलॉजी है वो है मदद या स्कैफोल्डिंग। चलें आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भाषा अर्जन केवल तभी घटित होता है जब। अब भाषा अर्जन पे क्वेश्चन हमेशा आता ही है, आता ही रहा है और आएगा, ठीक है। तो भाषा अर्जन केवल तभी घटित होता है जब। कब घटित होता है भाई? यही पूछा है और आपको बताना है। 4 ऑप्शन है, आंसर यही है, बस पहचानना है, रिकॉग्नाइज करना है, बनाना थोड़ी है, लिखना थोड़ी है 5वां उत्तर या 5वां ऑप्शन आपको। तो भाषा अर्जन, एक है भाषा अधिगम और दूसरा है भाषा अर्जन। अधिगम है जब आप स्कूल में प्रॉपर ग्रामर और सारी वोकैबुलरी और आपका जो भी वर्ड मीनिंग है वो तो वोकैबुलरी में आ जाएगा, आपका इधर लेटर वगैरह सब कुछ आप सीख रहे हैं, भाषा स्क्रैच से सीख रहे हैं, पढ़ना लिखना, वो जो भाषा के चारों कौशल हैं, है ना, सुबो पाली जिसको हम कहते हैं, सुनना बोलना पढ़ना लिखना, लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग राइटिंग, वो जब आप प्रॉपर स्कूल में सीख रहे हैं नियमों के तहत, तो वो अधिगम है। लर्निंग जिसको कह रहे हैं हम, एफर्ट और प्रैक्टिस से होती है। अर्जन है एक्विजिशन, नेचुरली आ जाता है, आप बिना किसी खास एफर्ट के खुद से लैंग्वेज को एक्वायर कर लेते हैं, उसको अर्जन कहते हैं। कि आपने एकत्रित कर लिया अपने एनवायरमेंट से। जैसे आपने अपनी मातृभाषा को सीखा, मातृभाषा यानी मदर टंग, आपके घर में जो भाषा बोली जाती थी आपने ऐसे ही उठा ली, उसको पिक कर लिया, अर्जित कर लिया, एकत्रित कर लिया, है ना। उसके लिए आपने अलग से कोई किताब खोल के नहीं पढ़ी, कोई नियम नहीं पढ़ा, कोई किसी टीचर के पास नहीं गए कि घर में जो भाषा बाकी लोग बोल रहे थे आपने भी बोलना सीख लिया, तो आपने अर्जित कर लिया। तो अर्जन कब होगा? जब एनवायरमेंट होगा, सिंपल। यानी वातावरण होगा, परिवेश होगा, एक्सपोजर होगा उस लैंग्वेज का, तो अर्जन हो जाएगा। आप अंग्रेजी अगर अच्छी नहीं बोल पाते, इसका मतलब एनवायरमेंट में नहीं रही होगी, वातावरण में नहीं रही होगी। आपका जन्म यूरोप में या अमेरिका में कहीं हुआ होता तो आप अंग्रेजी सबसे पहले सीख जाते और हिंदी हो सकता है आपको पता भी ना होती। तो ये क्या है? बच्चों को भाषा का परिवेश यानी एक्सपोजर दिया जाए यदि, तो भाषा अर्जन आसानी से हो जाएगा, भाषा अर्जित कर लेंगे, वो एकत्रित कर लेंगे। जैसे आप अपने एनवायरमेंट में कुछ इकट्ठा करते हैं वैसे ही, तो बच्चों को भाषा का परिवेश या एक्सपोजर दिया जाए, और ये भाषा अर्जन यंत्र होता है। एक ऐसी बात नॉम चॉम्स्की ने की है, अलग से एक दिन सेशन रखेंगे, ठीक है ना, कि जो आपके लैंग्वेज थियरिस्ट हैं, भाषा के सिद्धांतकार हैं, वो कौन से हैं और कितने महत्वपूर्ण हैं। ठीक, तो भाषा अर्जन केवल तभी घटित होता है जब बच्चों को भाषा का परिवेश एक्सपोजर दिया जाए। बच्चे के आसपास अगर वो भाषा बोली जा रही है, अगर आप किसी और देश में भी चले जाएं तो हो सकता है, अब तो क्योंकि एक एज के बाद मुश्किल हो जाता है भाषा को अर्जित करना, लेकिन अगर बच्चा है 5-7 साल का, उसको कहीं भी भेज दो, वो बहुत जल्दी वो लैंग्वेज पिक कर लेगा। इवन आप भी कर लेंगे बहुत हद तक आज भी। तो बच्चों को भाषा का परिवेश एक्सपोजर दिया जाना चाहिए, तो वो अर्जित कर लेंगे। बच्चों को व्याकरण के नियम सिखाए जाएं। देखिए, ये भाषा अधिगम में आता है कि जब आप नियम कायदे कानून सीख रहे हैं, जैसे घर में आपकी हिंदी बोली जाती थी, हिंदी को आपने अर्जित कर लिया परिवेश से, लेकिन जब आप इंग्लिश पढ़ने गए स्कूल में तो आपने व्याकरण सीखा, नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, ये नियम, वो वर्ब, ये सेकंड फॉर्म, ये फलाना, ये क्या है, ये व्याकरण के नियम आपने लैंग्वेज लर्निंग यानी भाषा अधिगम में सीखे। अर्जन में नियम की जरूरत नहीं होती, आप नेचुरली बोलते हैं। बच्चों को अनुवाद करने का अभ्यास कराया जाए, ये भी आपको भाषा अधिगम में ही होता है। बच्चों को पठन के अवसर दिए जाएं, पढ़ने के अवसर दिए जाएं, ये भी भाषा अधिगम में होगा। मतलब जब आपने अपनी मातृभाषा, अपनी मदर टंग सीखी थी, जो भी आपके घर में बोली जाती है, कौन सा आपने अनुवाद करना सिखाया था, कोई ट्रांसलेशन, किसने आपको पढ़ना सिखाया था, किसने व्याकरण सिखाई थी, आपने नेचुरली बोलना सीख लिया था, जस्ट बिकॉज एनवायरमेंट था उस चीज को लेकर के। तो पहला ऑप्शन यहां सही हो जाता है।
आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 4। क्या कहता है भाई क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पाठ्य पुस्तक के बारे में सही है? यानी कौन सा एक स्टेटमेंट है जो टेक्स्ट बुक के बारे में सही है? टेक्स्ट बुक पे क्वेश्चन एक आता ही है, हमेशा सालों साल से टेक्स्ट बुक पे क्वेश्चन आता ही रहा है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन पाठ्य पुस्तक के बारे में सही है कि जो आपकी टेक्स्ट बुक है, किताब है आपकी भाषा की, उसके बारे में सही क्या है? पहला ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक का स्थान कोई दूसरा नहीं ले सकता, यानी पाठ्य पुस्तक की अपनी एक जगह है और उसको कोई और नहीं ले सकता। तो कोई कंपटीशन चल रहा है पाठ्य पुस्तक का, पता नहीं, हो सकता है सही हो सकता है गलत हो, अभी नेक्स्ट ऑप्शन पे जाएंगे। पाठ्य पुस्तक अध्यापक और विद्यार्थी के लिए एकमात्र महत्वपूर्ण सामग्री है, यानी स्टूडेंट और टीचर के लिए एकमात्र रिसोर्स है, वो क्या है? टेक्स्ट बुक। क्यों भाई? ब्लैक बोर्ड भी है, एग्जाम्पल्स भी हैं, एनवायरमेंट भी है, पेपर भी है, यानी रिसर्च पेपर या 70 चीजें हो सकती हैं, शीट्स लेके जा सकते हैं आप। आज की डेट में तो आप कंप्यूटर से लेकर के दुनिया भर की चीजें प्रिंट आउट्स लेके जा सकते हैं। क्या पाठ्य पुस्तक एकमात्र रिसोर्स है? नहीं, पाठ्य पुस्तक कई सारे संसाधनों में से एक संसाधन है। एनसीएफ आपका यही कहता है, एकमात्र संसाधन नहीं है, सर्वोसर्वा नहीं है, ऑलमाइटी नहीं है। फिर आता है थर्ड ऑप्शन, यह पाठ्यचर्या में उल्लिखित उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद करती है। यानी जो आपका करिकुलम है, पाठ्यचर्या मतलब करिकुलम, पाठ्यक्रम क्या होता है? सिलेबस। सिलेबस जस्ट एक पार्ट है करिकुलम का। करिकुलम में यानी पाठ्यचर्या में सारी गतिविधि आ जाती है जो भी स्कूल में बच्चा कदम रखने से लेकर के बाहर निकलने तक करता है। तो यह पाठ्यचर्या में उल्लिखित उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद करता है, यानी जो करिकुलम में ऑब्जेक्टिव सेट हुए हैं, जो उद्देश्य बनाए गए हैं कि भैया तीसरी क्लास के बच्चे को ये आ जाना चाहिए, जो आपका निपुण भारत मिशन है या FLN है, फाउंडेशनल लिटरेसी न्यूमरेसी की बेसिक कितना तो आना चाहिए, तो वो पाठ्य पुस्तक उन उद्देश्यों की प्राप्ति में मदद करती है कि भाषा कौशल सीखेगा बच्चे का, जो शब्द भंडार है वो बेहतर होगा। हाँ सही है बात। फिर भी बाकी के ऑप्शन देखेंगे, फोर्थ ऑप्शन और देख लेते हैं। ये सत्र के लिए शैक्षिक गतिविधियों की योजना है, यानी एजुकेशनल एक्टिविटी को लेकर के एक प्लान है, नहीं, एक रिसोर्स है जिसके माध्यम से हम जो पाठ्यचर्या में उल्लिखित उद्देश्य हैं उनको प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, और वन ऑफ द रिसोर्स है। ठीक है ना तनु? वन ऑफ द रिसोर्स है, कई सारे संसाधनों में से एक संसाधन है पाठ्यचर्या, नहीं तो बहुत तरीके हैं सिखाने के, तो सब कुछ नहीं है पाठ्यचर्या। और बच्चे के मनोवैज्ञानिक स्तर के अनुसार होनी चाहिए, ज्यादा चित्र वगैरह उसमें होने चाहिए, जो अभी नई एनसीईआरटी चेंज हुई है, यही सब चीजों का ध्यान रखा गया है कि ज्यादा वो एक्टिविटी बेस्ड हो, उसको देख करके थोड़ा मतलब मन करे बच्चे का, इंटरैक्टिव हो, बात करे उससे। बहुत ज्यादा भारी भाषा ऐसी ना हो कि बहुत ही मुश्किल क्लिष्ट भाषा है, आसान भाषा हो बच्चे के मनोवैज्ञानिक स्तर के अनुसार। तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। क्या कहता है भाई क्वेश्चन नंबर 5? ये कहता है आप कक्षा 5 के अध्यापक हैं, यानी क्लास 5 के आप एक टीचर हैं। बात सही है? आपने क्या कह रहे हो, बन जाए जल्दी तो मजा ही आ जाए। बिल्कुल बनेंगे। देखिए, आप कक्षा 5 के अध्यापक हैं, आपने विद्यार्थियों को पाठ्य सामग्री अच्छी तरह से पढ़ने के लिए कहा है, यानी जो भी आपका टेक्स्ट बुक मटेरियल है वो आप अच्छे से पढ़ें, आपने ही कहा है बच्चे को। उसके बाद आप संदर्भ और प्रसंग को ध्यान में रख के, भैया आप कॉन्टेक्स्ट का ध्यान रख रहे हैं, किस कॉन्टेक्स्ट में क्या बात कही जा रही है, किस संदर्भ में क्या प्रसंग है, उसको ध्यान में रखते हुए प्रश्नों के उत्तर देने के लिए कहते हैं कि पाठ में ये बात कहां कही गई थी और इसका क्या मतलब है। उस पार्ट से फिर आप क्वेश्चंस पूछते हैं, प्रश्न पूछते हैं। इस प्रक्रिया के द्वारा आप विद्यार्थियों को किस तरह के पठन के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, यानी ये जो प्रक्रिया है इसके माध्यम से आप किस तरह के पठन के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, ये किस तरह का आप क्या कर रहे हैं, बच्चों को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि वो ध्यान से पढ़े और प्रसंग में जवाब दे पाए। ठीक है ना? तो पहला ऑप्शन है गहन पठन है, ये विस्तृत पठन है, बारीकी से पठन है, या सरसरी तौर पर पठन है। तो ये इंटेंसिव रीडिंग कहते हैं इसको, किसमें? इंग्लिश में, और हिंदी में इसको गहन पठन कहते हैं। गहन पठन है और ये क्लासरूम में होता है। जो एक्सटेंसिव रीडिंग है यानी विस्तृत पठन जिसको हम कह देते हैं, वो बच्चा अपने घर पे भी आराम से पढ़ के अपने एंजॉयमेंट के लिए, अपनी नॉलेज के लिए पढ़ सकता है, लेकिन गहन पठन क्लासरूम में होता है और जब प्रश्न पूछे जा रहे हैं उससे। तो जब क्लासरूम की बात आ जाएगी तो इंटेंसिव रीडिंग कहते हैं गहन पठन को, सिंपल एज दैट। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। किसी पाठ्य सामग्री से विशिष्ट सूचना निकालने के उद्देश्य से गहन पूर्वक या गहराई से उस पाठ्य सामग्री को पढ़ने का कौशल डैश बोध है। यानी क्या है? विशिष्ट सूचना, कोई स्पेसिफिक डिटेल है जो आपको उस पर्टिकुलर चैप्टर से निकालनी है। तो उद्देश्य क्या है कि कोई डिटेल निकालनी है, ठीक से गहन पूर्वक या गहराई से उस पाठ्य सामग्री को पढ़ने का कौशल डैश बोध है। मूल्यांकन परक है, वैश्विक है, स्थानीय है, या निष्कर्षात्मक है। देखिए निष्कर्ष निकालने को कहा गया है यहाँ पे नहीं, तो फिर क्यों होगा? कंक्लूजन तो कोई ड्रॉ नहीं कर रहे हम, है ना? फिर क्या है? कोई कह रहा है मैम हम निशा से पढ़ेंगे, चलो आ जाओ देखिएगा एक बार। फिर नेक्स्ट है मूल्यांकन परक, यानी इवेल्युएट करने की बात हो रही है, कुछ जज करने की बात हो रही है, नहीं तो वैश्विक
कोई दुनियादारी की बात हो रही है? नहीं। स्थानीय पठन कहते हैं इसको, स्थानीय बोध कहते हैं, सॉरी। स्थानीय बोध क्या है? जिस चीज के बारे में, जो भी लोकल नॉलेज एक तरह से, जिस चीज के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, एक विशिष्ट सामग्री है, वो दिया गया, उसमें क्या लिखा है, तो वो वहां पे स्थान हो गया, वो एक लोकल कॉन्टेक्स्ट हो गया जहां से आपको डेटा निकाल करके देना है, तो इसको स्थानीय बोध कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, ये कहता है व्याकरण पढ़ाने का निगमनात्मक उपागम अनुशंसा करता है कि हमें सबसे पहले, यानी आप पढ़ा रहे हैं ग्रामर, अब निगमनात्मक उपागम, इसको डिडक्टिव मेथड कहते हैं अंग्रेजी में, और इंडक्टिव जो होता है उसको हम क्या कहेंगे मैडम? बताइए, वैसे भी आपसे ही पढ़ना है? वाह, शाबाश, वेरी गुड। कोई बात नहीं, हिंदी थोड़ा सा हम प्रैक्टिस करेंगे। मैम माय वॉइस इज नॉट ऑडिबल। अच्छा, आपकी भी वॉइस सुनती है मुझे, मेरी नहीं है ऑडिबल या आपकी नहीं है? फटाफट से बताओ। हाँ, सी ऑप्शन, सब अपनी मर्जी से दे रहे हैं जवाब। प्लीज स्लो डाउन। कितना स्लो पढ़ोगे? कर देंगे और स्लो। और बताओ। देखिएगा, इंग्लिश में क्वेश्चंस दो, हिंदी के क्वेश्चन इंग्लिश में पूछेगा आपसे एग्जामिनर। कमाल करते हो यार। इंग्लिश ऑप्शंस प्लीज। हिंदी पेडागोजी है, हिंदी शिक्षण शास्त्र कहते हैं इसको, है ना। ये तो मैं आपकी मदद कर दे रही हूँ कि ट्रांसलेट कर रही हूँ, क्योंकि ट्रांसलेशन अगर आपको पता होगा तो आपको दोनों भाषाओं में ही आसानी होगी। ठीक, सी ऑप्शन कह रहे हैं। देखिए, व्याकरण पढ़ाने का निगमनात्मक उपागम, देखिए ग्रामर के लिए ना डिडक्टिव मेथड है, अच्छा माना जाता है ना, ग्रामर टीचिंग के लिए। तो निगमनात्मक उपागम में क्या होता है, यानी डिडक्टिव मेथड में क्या होता है, एक होती है इंडक्टिव अप्रोच, दूसरी होती है डिडक्टिव अप्रोच। ठीक, अनुशंसा करता है कि हमें सबसे पहले, तो डिडक्टिव में सबसे पहले रूल सिखाया जाता है, नियम से उदाहरण की ओर जाते हैं, उदाहरण से नियम की ओर। इंडक्टिव में जाते हैं, इंडक्टिव को हिंदी में क्या कहते हैं जरा याद करके बता दीजिए? आगमनात्मक विधि, उदाहरण से नियम की ओर। मैं एग्जांपल दे देती हूं आपको, नियम प्रस्तुत करने चाहिए, नियम प्रस्तुत करने चाहिए। तो जैसे संज्ञा है, तो संज्ञा की पहले आप परिभाषा बताते हैं, है ना, और फिर उसके बाद उदाहरण देते हैं। जब आप क्या करते हैं, निगमनात्मक विधि से पढ़ा रहे हैं, तो जब आप आगमनात्मक विधि से पढ़ाते हैं तो पहले उदाहरण देते हैं। उदाहरण क्या होते हैं? बच्चों बताओ तुम्हारा फेवरेट फूड क्या है, फेवरेट सिटी क्या है, तुम्हारे दोस्त का नाम क्या है, फिर वो बताएगा सोनू है, छोले भटूरे फेवरेट फूड है, आगरा मेरी फेवरेट सिटी है। फिर आप बताते हैं कि ये जितने भी उदाहरण आपने दिए हैं, है ना, पर्सन, नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग, यानी किसी वस्तु, स्थान या व्यक्ति के नाम को संज्ञा कहते हैं। फिर आप डेफिनेशन बता रहे हैं, तो वो हो जाएगा आगमनात्मक विधि। उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं पहले, बाद में जा रहे हैं नियम की ओर। लेकिन जब आप नियम प्रस्तुत कर रहे हैं तो ये निगमनात्मक विधि होती है कि पहले आपने परिभाषा लिखवा दी, उसके बाद उदाहरण दे रहे हैं। ठीक है बात? तो वास्तविक संप्रेषण प्रस्तुत करना चाहिए? नहीं, इस नियम के अनुसार वास्तविक संप्रेषण नहीं आएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पर। डैश तथ्यों से कहीं आगे जाकर अनुमान लगाने का तरीका है, यानी फैक्ट्स जो आपके सामने हैं उससे आगे जाकर के आप अनुमान लगा रहे हैं, इन्फेरेंस ड्रॉ कर रहे हैं। तो पाठ्य सामग्री का विस्तार, एक्स्ट्रापोलेशन, व्याख्या करना किसी चीज की, विश्लेषण करना है या निष्कर्ष निकालना? बताइएगा। मैराथन कराएंगे भाई, अभी तो पहले क्वेश्चंस कर लो, मॉक टेस्ट कर लो, फिर कर लेना मैराथन, बता देंगे। देखिएगा, डैश तथ्यों से कहीं आगे जाके, मतलब जो आपके पास फैक्ट्स हैं उनके आगे जाके आपको सोचना है, विचारना है, अपने कुछ विचार उस पर व्यक्त करने हैं, या फिर थिंकिंग प्रोसेस लगा करके कुछ और एक्स्ट्रापोलेट करना है। अगर मैं अंग्रेजी में कहूं तो, हिंदी में कहें तो पाठ्य सामग्री का विस्तार, कि आपने बच्चों को कहा इस पे सोच के इस कहानी को और आगे बढ़ाओ, इसमें क्या हो सकता है, इसका अंत बदल के देखो। तो पाठ्य सामग्री का विस्तार कर रहे हैं आप, एक्स्ट्रापोलेशन कर रहे हैं, सिर्फ व्याख्या नहीं कर रहे हैं, सिर्फ विश्लेषण नहीं कर रहे हैं, सिर्फ निष्कर्ष नहीं निकाल रहे हैं, ये सब तो इसमें ऑलरेडी इंक्लूड हो जाएगा। तो वो ऑप्शन बेस्ट होता है जिसमें या तो वो बाकियों से बेहतर ऑप्शन हो, या फिर बाकी सारे ऑप्शंस उसमें समाहित हो जाएं। ये सिंपल तरीका होता है आंसर निकालने का। तो पाठ्य सामग्री का विस्तार करने वाले प्रश्न एक्स्ट्रापोलेशन कहलाते हैं, कि हम तथ्यों से, फैक्ट्स जो हमारे पास हैं उसके आगे जाकर के अनुमान लगा रहे हैं, अपने एक विचार लगा रहे हैं और कुछ नया निकाल करके ला रहे हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन इज दी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, कक्षा में मातृभाषा को स्थान न देना किस विधि की विशेषता है? यानी आप मदर टंग को स्पेस ही नहीं दे रहे हैं क्लासरूम में। जो आपकी टारगेट लैंग्वेज है, जिसको हम कहते हैं लक्ष्य भाषा, एक होती है लक्ष्य भाषा, दूसरी हम मदर टंग की बात करते हैं मातृभाषा। लक्ष्य भाषा वो है जिसे सिखाने का लक्ष्य है, यानी स्कूल में अगर अंग्रेजी सिखानी है तो वो लक्ष्य भाषा बन गई। मातृभाषा जो बच्चे के घर में बोली जाती है, जो उसको आती है ऑलरेडी। तो मातृभाषा को स्थान नहीं दे रहे, मातृभाषा का प्रयोग वर्जित है, लक्ष्य भाषा का ही प्रयोग किया जाता है, यानी टारगेट लैंग्वेज जिसको हम कहते हैं। तो टारगेट लैंग्वेज अगर इंग्लिश है मान लीजिए तो इंग्लिश का ही प्रयोग किया जाएगा, हिंदी है तो हिंदी का ही प्रयोग किया जाएगा, बच्चे की मातृभाषा का प्रयोग नहीं किया जाएगा, वर्जित है। तो ये होता है प्रत्यक्ष विधि यानी डायरेक्ट मेथड के अंदर, है ना।
ये नेचुरल में तो भाई नेचुरली जो बच्चों को भाषा आती है वो उस पे जाएंगे। द्विभाषिक में तो 2 भाषाएं बोली जा सकती हैं, 2 भाषाओं का इस्तेमाल होगा, ट्रांसलेशन हो सकता है। श्रव्य भाषिक यानी सुन करके जो है बच्चा बात करेगा जो भी बोला जा रहा है। तो प्रत्यक्ष डायरेक्ट यानी प्रत्यक्ष मेथड यानी डायरेक्ट मेथड जो है आपका, इसमें मदर टंग का जो यूज है वो प्रोहिबिटेड है। बच्चा अपनी मातृभाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकता। ये वही वाले स्कूल्स हैं जो कॉन्वेंट स्कूल्स या कुछ स्कूल्स होते हैं जहां पे हिंदी बोलने पे भी फाइन है। क्यों? क्योंकि उनको इंग्लिश सिखानी है, इंग्लिश के माध्यम से ही। तो टारगेट लैंग्वेज का यूज करके ही सिखा रहे हैं। वो माहौल चारों तरफ उसी भाषा का दिया हुआ है जिसको वो सिखाना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? एक अध्यापक होने के नाते आप एक बच्चे की उसके कुल भाषा प्रयोग के लिए प्रशंसा करते हैं। यानी वो ओवरऑल जैसे लैंग्वेज को यूज करता है ना, ये कुल वही है कि संपूर्ण जोड़ करके जो आप बचपन में पढ़ते थे। तो एक अध्यापक होने के नाते आप एक बच्चे की उसके कुल भाषा प्रयोग के लिए प्रशंसा करते हैं, यानी उसको आप क्या कर रहे हैं? प्रेज कर रहे हैं। गुड, वेरी गुड, शाबाश, जो भी आप कह रहे हैं। यद्यपि उसने कुछ शब्दों की वर्तनी गलत लिखी है, आप कक्षा में किस उपागम का प्रयोग कर रहे हैं? यानी वर्तनी मतलब स्पेलिंग गलती है, स्पेलिंग मिस्टेक बेशक उसने की है, लेकिन फिर भी आप ओवरऑल जैसे वो भाषा का प्रयोग कर रहा है उस चीज के लिए बच्चों को प्रेज कर रहे हैं। ठीक, तो पहला ऑप्शन है संरचनात्मक है। ये कौन सा उपागम है? ये कौन सी अप्रोच है? इंग्लिश में भी यही क्वेश्चन पूछा गया होगा। तो ऐसा नहीं है कि आप अगर इंग्लिश में भी समझ लेंगे शब्दों को तो आपके लिए ईज हो जाएगी पेपर में। तो संरचनात्मक होता है स्ट्रक्चरल। तो स्ट्रक्चर की बात हो रही है। स्ट्रक्चरल अगर ये होता तो नंबर काट लिए जाते स्पेलिंग पे। स्पेलिंग पे नंबर नहीं काटे, इसका मतलब भाषा के समग्र प्रयोग की बात हो रही है। तो ये है समग्र भाषा उपागम, होल लैंग्वेज अप्रोच है, जहां आप भाषा को एक समग्र रूप में देख रहे हैं कि बच्चे ने जो अभिव्यक्ति की है, जो एक्सप्रेस किया है लैंग्वेज में, थोड़ी बहुत स्पेलिंग मिस्टेक है चलेगा, बट उसने जो बात कही है उसमें दम है, वो अच्छी बात है, उसकी प्रशंसा आप कर रहे हैं। तो ये समग्र भाषा है जहां आप ओवरऑल लैंग्वेज को देखते हैं, उसने कैसे कल्पना की, कैसे अपनी बात को अभिव्यक्त किया, कैसे सोचा, इन सब चीजों पे आप देख रहे हैं। तो ये समग्र भाषा प्रयोग है। संप्रेषणात्मक तो कम्युनिकेटिव लैंग्वेज है जहां पे बातचीत की आप बात कर रहे होते हैं, और यहाँ पे लिखने की बात हुई है। रचनावादी अप्रोच को ये सच अलग से नहीं है, जहां बच्चा एक्टिव है वो रचनावादी है। तो समग्र भाषा प्रयोग जो है सही उत्तर हो गया यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलेंगे। देखिएगा एक बार, देखो जितने क्वेश्चन हम कर रहे हैं हिंदी के लिए, जो भी हम कर रहे हैं इनफ हो जाएगा, मोर देन। ठीक, पेपर में ज्यादा अलग से दुनिया की कोई तीसरी चीज नहीं आती है। अगर आपने इनफ प्रैक्टिस कर ली, जितना भी टाइम हमारे पास अभी है, तो मोर देन इनफ हो जाएंगी चीजें। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। एक भाषा अध्यापक को यानी एक लैंग्वेज टीचर को चाहिए कि वह शिक्षार्थियों को स्वच्छंद लेखन के लिए प्रोत्साहित करे। स्वच्छंद बोले तो इंडिपेंडेंट राइटिंग के लिए प्रोत्साहित करें, क्योंकि स्वच्छंद लेखन का शिक्षार्थियों के लिए लाभ है, यानी हेल्पफुल होता है। जब बच्चे खुद से, फ्री राइटिंग कहते हैं इसको इंग्लिश में, फ्री राइटिंग के नाम से पूछा जाता है। यानी जो बच्चे का मन करे वो लिख सकता है, जो उसके मन में विचार आए वो लिख सकता है, बिना ये सोचे ये अच्छा लगेगा बुरा लगेगा, कोई जज करेगा नहीं करेगा। जैसे आप अपनी डायरी में लिखते हैं, जो मन में आ रहा है लिखने लगते हैं। ठीक, जर्नलिंग कहते हैं उसको अंग्रेजी में। अगर हम देखें, देखते हैं पूजा उसको भी। अगर हम देखें यहां तो क्वेश्चन में 11 कहता है कि एक भाषा अध्यापक को चाहिए कि वह शिक्षार्थी को स्वच्छंद लेखन के लिए प्रोत्साहित करे, यानी फ्री राइटिंग के लिए। तो इसका फायदा क्या है, लाभ क्या है ना? पहला ऑप्शन है शिक्षार्थी अपनी प्रथम भाषा के लिखित स्वरूप के गुणधर्म समावेशित कर सकते हैं, यानी जो फर्स्ट लैंग्वेज है वो उसको वहां पे प्रयोग करके, इंक्लूड करके, जो भी उसने पहली लैंग्वेज में सीखा है उसको लिख पाएंगे। यह शिक्षार्थियों को प्रवाह के साथ और रचनात्मक तरीके से लिखने के लिए प्रोत्साहित करता है, यानी फ्लुएंटली लिख पाएगा बच्चा। और दूसरा, क्रिएटिवली जो उसके मन में विचार आ रहे हैं, जिस तरह से वो प्रकट करना चाहे वैसे लिख सकता है। थर्ड ऑप्शन है शिक्षार्थी लिखने या ना लिखने के लिए स्वतंत्र है। देखिए, स्वच्छंद का मतलब ये नहीं कि लिखना ही नहीं है, फ्री राइटिंग मतलब जो मन में आ रहा है लिखो, ये नहीं कि लिखना ही नहीं है, ये भी ऑप्शन में नहीं, फिर तो राइटिंग ही नहीं बची अगर नहीं लिखना तो। फोर्थ है शिक्षार्थी ये महसूस नहीं करते हैं कि उन्हें कुछ अधिक या एकदम सटीक लिखना है। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है कि अधिक या सटीक लिखना है, इस बारे में नहीं है ये है बच्चे के जो क्रिएटिव थॉट्स हैं, जो रचनात्मक विचार हैं, जो फ्री फ्लो में आ रहे हैं, स्वतंत्र या स्वच्छंद रूप से आ रहे हैं, वो बाहर निकल करके आ पाए। तो यह शिक्षार्थियों को प्रवाह के साथ, जो भी मन में फ्लुएंटली उसके विचार आ रहे हैं, प्रवाह में, एक नेचुरल फ्लो में अगर मैं कहूं, और रचनात्मक तरीके से लिखने के लिए प्रोत्साहित करता है, यानी कुछ नए, कुछ क्रिएटिव वे में। क्योंकि अब वो बंधा हुआ नहीं है कि बस यही वोकैबुलरी यूज करनी है, यही शब्द भंडार यूज करना है, इस नियम के अनुसार लिखना है, नहीं, अब वो फ्री है। तो अब वो फ्री है तो फ्री होकर के ही लोग ऐसी चीजें लिखते हैं जो रचनात्मक होती हैं, जहां वो स्वतंत्र और स्वच्छंद महसूस करते हैं। शिक्षार्थी अपनी प्रथम भाषा के लिखित स्वरूप के गुणधर्म समावेशित कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि जो उन्होंने फर्स्ट लैंग्वेज में सीखा है उसको इंक्लूड कर पाएंगे। यहाँ पे आप फर्स्ट लैंग्वेज में ही जनरली फ्री राइटिंग करते हैं, या जो भी आपको भाषा दी गई है उसमें बिना कुछ नियम कायदे कानून का सोचे आप फ्री राइटिंग करते हैं या स्वच्छंद राइटिंग करते हैं। तो सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर, क्रिएटिविटी बाहर आएगी बच्चे की। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा। यह अधिगम का एक प्रकार है जिसमें बच्चे को
उच्च स्तरीय मानसिक प्रक्रियाओं जैसे बुद्धि या तर्क करना आदि का प्रयोग करना होता है। यानी ये लर्निंग का एक टाइप ऑफ लर्निंग है बेसिकली, जिसमें बच्चे को उच्च स्तरीय मानसिक प्रक्रियाओं यानी हायर लेवल कॉग्निटिव प्रोसेसेस, जिसमें दिमाग पे जोर पड़ेगा। दिमाग पे जैसे थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इमेजिनेशन यानी सोचना, चिंतन, तर्क, कल्पना, ये सब चीजें प्रयोग में आएंगी। तो जैसे बुद्धि या तर्क करना आदि का प्रयोग करना होता है, ये किस तरह का अधिगम है, ये हमसे पूछा है। पहला ऑप्शन है संरचना अधिगम है, दूसरा ऑप्शन है मौखिक अधिगम है, तीसरा ऑप्शन है अवधारणा अधिगम है, या चौथा है गत्यात्मक कौशल है। यहाँ कोई दौड़ने भागने की तो बात हो नहीं रही है कि गत्यात्मक हो जाएगा। ठीक, संरचना कौशल है, अवधारणा कौशल है, क्या है? फटाफट से बताइए। क्लासेस चल रही हैं आपकी बैच में? जो नहीं चल रही है इसका मतलब टाइम टेबल में जगह नहीं बच रही होगी, तो वो कुछ दिन में शुरू हो जाएंगी, या उस तरह से वो प्रॉपर प्लान होता है। तो ये अवधारणात्मक समझ है बच्चे की, कि उसका कॉन्सेप्चुअल नॉलेज वो यहाँ पे काम आएगी, कि बच्चों को उच्च मानसिक प्रक्रियाएं, थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सब यूज करना है। तो अगर आपके पास कॉन्सेप्ट की लर्निंग है तो आप यूज कर पाएंगे। अगर आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं पता तो कितना मुश्किल क्वेश्चन आ जाए आप नहीं कर पाएंगे। कॉन्सेप्ट पता है तो वो अवधारणा लगा करके आप उसको सॉल्व कर देंगे। अवधारणात्मक अधिगम का यही मतलब है, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज या लर्निंग। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है। ये कहेगा निम्नलिखित में से कौन सा कक्षाई अभ्यास विद्यार्थियों में मौखिक भाषा के प्रयोग, मौखिक भाषा के विकास में मदद करेगा। यानी ओरल लैंग्वेज, मौखिक भाषा जो हम बातचीत में इस्तेमाल कर रहे हैं या बोल करके जिस भाषा का हम प्रयोग कर रहे हैं, लिखित भाषा जो हम लिख करके, सांकेतिक भाषा जो संकेतों में, जैसे मैं अभी निशा को कहूं तो ये सांकेतिक भाषा है कि गुड कह रही हूं मैं उसको। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा कक्षाई अभ्यास विद्यार्थियों में मौखिक भाषा के प्रयोग में मदद करेगा, यानी ओरल लैंग्वेज बेहतर करानी है आपको बच्चों की। पहला ऑप्शन है नए या अपरिचित शब्दों के सही उच्चारण का अभ्यास करना। मतलब जो नए शब्द हैं या अनफैमिलियर हैं, उन शब्दों का सही उच्चारण, सही प्रोनाउंसिएशन प्रैक्टिस कर पाए बच्चा। पता नहीं हमें, बाकी ऑप्शंस भी चेक करेंगे। अध्यापक के साथ पाठ्य सामग्री का संवेद पठन, भैया अध्यापक के साथ पढ़ने में लगे हुए हो। थर्ड है कविता को कंठस्थ कर लेने के बाद कविता का संवेद गायन। ठीक, कंठस्थ करने से कुछ होगा नहीं, इसको कहेंगे रट्टाफिकेशन। आपने बस कंठस्थ तो कर लिया, इससे मौखिक भाषा का प्रयोग पता नहीं। रोल प्ले में भाग लेना, हमें चारों में से बेस्ट ऑप्शन चाहिए। चारों पूरी तरह से गलत नहीं है, लेकिन हमें चाहिए बेस्ट ऑप्शन, वही हमें 1 नंबर दिलाएगा। ठीक, तो बेस्ट ऑप्शन है यहाँ पे रोल प्ले में भाग लेना। रोल प्ले बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। क्यों? क्योंकि ये बात हमने बहुत बार की है, अभी फिर से करेंगे कि मौखिक भाषा जनरली रोल प्ले में क्या है। अभी आप देखेंगे दशहरा आने वाला है तो बहुत सारी जगह पे आपको रामायण का वो मंचन होते हुए नजर आ जाएगा। रोल प्ले ही है वो भी एक तरह से, कि कोई रावण बना हुआ है, कोई राम बना हुआ है, कोई सीता बनी हुई है ना, कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं वहां पे लोग स्टेज पे। तो रोल प्ले में क्या है, अब वो अपने अपने डायलॉग्स याद करेंगे और उनको बोलेंगे। तो मौखिक भाषा तो अपने आप ही अच्छी होगी, क्योंकि वो डायलॉग में उतार चढ़ाव आपके उच्चारण में है ना, आप बात को किस तरह से कहना है वो इंपॉर्टेंट है रोल प्ले में। ठीक, पता चला है शूर्पणखा की नाक कट गई और वो रोते हुए की जगह हंसते हुए आ रही हैं, तो गड़बड़ हो जाएगी ना। तो आपको पता होना चाहिए मौखिक भाषा का कैसे इस्तेमाल करना है। तो रोल प्ले में भाग लेना, तो रोल प्ले सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा यहाँ मौखिक भाषा के सही उच्चारण के लिए या विकास के लिए, अगर मैं कहूं तो। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, फटाफट से पढ़ के जवाब देंगे पोल में। आप हिंदी भाषी अध्यापक हैं, यानी आप एक टीचर हैं जिसको हिंदी आती है, ठीक है, और आपकी नियुक्ति पंजाब के एक प्राथमिक विद्यालय में होती है। अब जॉब लगेगी, आप सीटेट करेंगे, उसके बाद पेपर देंगे, फटाक से नौकरी लगेगी, मेहनत अगर ठीक से कर रहे हैं तो हिंदी भाषी अध्यापक हैं आप। मान लीजिए उत्तर प्रदेश से हैं और आपको हिंदी आती है, या बिहार से हैं आपको हिंदी आती है ना, और आपकी नियुक्ति पंजाब के एक प्राथमिक विद्यालय में हो जाती है। पंजाब जहां पंजाबी वहां की मातृभाषा है या लोकल लैंग्वेज है, तो वहां आप चले गए केंद्रीय विद्यालय में। मान लीजिए आपने ले लिया सिलेक्शन, है हमारे लर्नर्स जो जाते हैं ऑफकोर्स। अब चूंकि आप स्थानीय भाषा नहीं जानते हैं, अब आपको वहां की लोकल लैंग्वेज आती नहीं है, क्योंकि आप तो जिंदगी भर से मान लीजिए बिहार में थे या फिर यूपी में थे, तो यूपी में तो हिंदी जनरली बोलते हैं, बिहार में तो फिर भी कई सारी भाषाएं अलग अलग तरह की, मतलब यूपी में भी है बट हिंदी का चलन है ही। तो अगर हम देखें तो चूंकि आप स्थानीय भाषा नहीं जानते, आपको पंजाबी उतनी अच्छी से आती नहीं है, तो आपको क्या करना चाहिए बताइए फटाफट से। पहला ऑप्शन है, इस तरह का क्वेश्चन बहुत बार आता है, समुदाय को हिंदी सीखने के लिए प्रेरित करेंगे। यानी जो कम्युनिटी है वहां की, जो जिंदगी भर से जिनकी जनरेशंस पंजाबी बोल रही हैं, उनको कहेंगे कि बेटा, या लोग आप जो है पेरेंट्स बच्चों के या पेरेंट्स बच्चे, कि आप सीख लो हिंदी, क्योंकि मुझे तो पंजाबी नहीं आती, आपको हिंदी सीखनी चाहिए। तो ये हो जाएगी मूर्खता, है ना। किसी हिंदी भाषी क्षेत्र में, और वैसे भी वहां लोग ज्यादा हैं और आप अकेले हैं, तो आप ही सीख लो भाई। किसी हिंदी भाषी क्षेत्र में स्थानांतरण के लिए आवेदन कर देना चाहिए, यानी आप कहेंगे मेरा ट्रांसफर कर दो यार कहीं, तो ये एकदम गलत तरीका है। एज अ टीचर आप भागेंगे नहीं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से,
आप वहीं एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे। आपको देश भर में कहीं भी ट्रांसफर दिया जा सकता है, ये आपको पहले ही नौकरी ज्वाइन करने से पहले पता था। केंद्रीय विद्यालय में सबको पता ही होता है, नवोदय विद्यालय में सबको पता होता है, ठीक। एकलव्य मॉडल स्कूल्स में भी यही हाल है। थर्ड क्या है, बच्चों की भाषा को एक संसाधन के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए और शिक्षण आरंभ करना चाहिए, यानी जो बच्चे की भाषा है उसको एक रिसोर्स के तौर पे इस्तेमाल करेंगे और सीखने की कोशिश भी करेंगे और शिक्षण आरंभ करेंगे। अंग्रेजी में संप्रेषण करना चाहिए। क्यों भाई, जब बच्चे की मातृभाषा में सिखाना है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी साफ साफ कह रही है, तो क्यों आप इतने तीरंदाज बन रहे हैं कि अंग्रेजी में संप्रेषण करेंगे, ठीक। तो ये क्या, बच्चों की भाषा को एक संसाधन के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए और शिक्षण आरंभ करना चाहिए। बच्चे की भाषा, बच्चा सेंटर में है, बाकी सारी चीजें पेरीफेरी पे हैं। केंद्र में बच्चा है, बच्चे के अनुसार चीजें होंगी, इसीलिए चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन कहते हैं। और इसके अराउंड है, बाकी सारी चीजें जो है ये सीमाओं पे हैं। केंद्र में बच्चा है, तो बच्चे की भाषा को आप संसाधन के रूप में इस्तेमाल करेंगे और सीखने का प्रयास भी करेंगे जितना आपसे हो पाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, भाषा अधिगम में निदानात्मक परीक्षण। ये लास्ट क्वेश्चन आज का, 15 ही क्वेश्चन करने वाले हैं आज हम। भाषा अधिगम में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य क्या है? निदानात्मक पे भी एक क्वेश्चन आता ही आता है, डायग्नोस्टिक टेस्ट कहते हैं इसको। अंग्रेजी में भी सेम ही क्वेश्चन आएगा, डायग्नोस्टिक और आया भी होगा, डायग्नोस्टिक टेस्ट। अब ये डायग्नोस्टिक टेस्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है? देखिए सिंपल है, डायग्नोस्टिक टेस्ट का हमेशा जो उद्देश्य होता है, या रेमेडियल टीचिंग भी इसमें कई बार शामिल हो जाती है, उपचारात्मक शिक्षण जिसको हम कहते हैं, डायग्नोज करना। डायग्नोस्टिक लैब्स याद रखा कीजिए, सिंपल, सालों साल से यही उदाहरण दे रहे हैं। तो ये क्या है, डायग्नोस्टिक टेस्ट। डायग्नोस्टिक लैब क्या करते हैं? आपको बुखार है 4 दिन से, दवाई आपने सिम्टम सोच के ले ली लेकिन फायदा नहीं है, तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, फिर डॉक्टर आपको टेस्ट करवाने को कहेगा, वो टेस्ट में पता लगेगा, डायग्नोज होगा कि आपको दिक्कत क्या है, डेंगू है, मलेरिया है या कुछ नहीं है, ऐसे ही मक्कड़ बना रहे थे। तो ये क्या है, डायग्नोस्टिक टेस्ट से ही पता लगेगा। निदानात्मक परीक्षण होते हैं, समस्या है कहां बच्चे की, उसको पता करने के लिए। तो पहला ऑप्शन है विद्यार्थियों के प्रगति रिपोर्ट कार्ड में प्राप्त फल लिखना, यानी जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है उसमें जितने भी नंबर आए हैं वो लिखना। आउटकम नहीं, कारण, दिक्कत कहां है वो पहचानना है, डायग्नोज करना है, निदान करना है। योगात्मक आकलन के लिए योजना एवं प्रश्न बनाना, यानी समेटिव इवैल्यूएशन के लिए एक प्लान बना रहे हो जी नहीं। अभिभावक शिक्षक बैठक में, यानी पेरेंट टीचर मीटिंग में अभिभावकों को सूचित करने और ध्यान देने के लिए कहना। कहां, किस बात पे ध्यान देने के लिए कहना, बात पकड़नी है सरकार यहां, ठीक। फिर बचता है लास्ट ऑप्शन, बच्चों की समझ में रह गए अंतरों को जानना और उपचारात्मक कदम उठाना। ये बात थोड़ी जो है सेंसिबल लग रही है हमें, कि बच्चों की समझ, जो बच्चे के कॉन्सेप्ट हैं, जो उसकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है, जो अवधारणात्मक समझ है, उसमें कहां अंतर, कहां गैप रह गया है, उस गैप को पकड़ना। ये कीवर्ड्स ध्यान में रखिएगा, इंग्लिश में भी ऐसे ही पूछा जाता है, गैप लिखा होगा प्रॉपर। अंतरों को जानना यानी गैप्स को आइडेंटिफाई करना कि समस्या है कहां और उसको फिर ठीक करना। जानना और उपचारात्मक कदम उठाना यानी रेमेडियल मेजर्स लेना। रेमेडियल मेजर्स क्या होते हैं? एक्स्ट्रा क्लास ले सकते हो, दोबारा से पढ़ा सकते हो, नए तरीके से पढ़ा सकते हो। तो बच्चों की समझ में अंतर कहां रह गए, गैप्स कहां हैं, और उपचारात्मक आगे आपको क्या कदम उठाने हैं, ये आएगा डायग्नोस्टिक टेस्टिंग में, है ना। जो सीसीई आपका मूल्यांकन वाला टॉपिक है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, उसके तहत ये पूछा जाता है, 1 नंबर का क्वेश्चन आता ही है। तो 4th ऑप्शन इज द राइट आंसर।